जी स्टूडेंट्स, कल क्लास के अंदर हम AWS की एक नेटवर्किंग सर्विस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम VPC को पढ़ रहे थे कि VPC क्या होता है, इसको क्यों बनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि VPC बनाने के लिए बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हमें बनाना पड़ता है। सिर्फ हम ऐसा नहीं होता कि VPC बना देते हैं, उसके अलावा बाकी भी पूरे उसके कंपोनेंट होते हैं, उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उस कंपोनेंट के अंदर हमने ब्रीफली डिस्कस किया था जितने भी कंपोनेंट थे। इंटरनेट गेटवे क्या होता है, राउट टेबल्स, पब्लिक सबनेट, सिक्योरिटी ग्रुप, इनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम VPC के जितने भी कंपोनेंट्स है उसको आप जरा डिटेल में देख लेते हैं कि VPC के कंपोनेंट एक्चुअली टोटल होते हैं कितने, उसके ऊपर किस तरह काम किया जाता है। ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ। तो जब भी हम नेटवर्किंग सर्विस यूज करते हैं VPC की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बनाते हैं VPC। तो हम यहाँ पे VPC बना लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक तरह का VPC है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया VPC कि हम यहाँ पे एक VPC बनाएंगे सबसे पहले। और इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कल कि VPC क्या होता है, क्यों बनाते हैं। अब हम सिर्फ इसकी लैब परफॉर्म करेंगे इस लेक्चर के बाद। तो ये हमारा हो गया VPC। मैंने को बताया था VPC जो होता है वो किसी रीजन के अंदर बनता है। तो हो सकता है ये नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर बना हो, या किसी दूसरे रीजन के अंदर, ओहायो के अंदर बना हो। बहुत सारे रीजन हैं AWS के अंदर। ठीक है, तो VPC कहीं भी आपका बन सकता है। अब VPC बनाने के बाद उसके कंपोनेंट भी हमें बनाने हैं, ताकि हम एक पूरा एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, अपना रेडी कर सकें। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे क्या होता है, इंटरनेट गेटवे एक जस्ट लाइक एंट्रेंस एंड एग्जिट गेट जो होता है उसकी तरह ये काम करता है कि आपका VPC है और इसके अंदर आपने डिफरेंट रिसोर्सेज रखे हुए हैं, आपके सर्वर चल रहे हैं इस VPC के अंदर। और बाहर से कोई ट्रैफिक आएगी तो उसने VPC से गुजर के अंदर आना है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक गेट होना चाहिए जहाँ से ट्रैफिक बाहर से अंदर भी आ सके और अंदर की ट्रैफिक बाहर जा सके। ठीक है, तो उस गेट को हम यहाँ पे लगा देते हैं और उसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है हमारे पास, इंटरनेट गेटवे। ठीक है, जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क को, VPC के नेटवर्क को इंटरनेट से कम्युनिकेट करवाता है, ये हमारा होता है इंटरनेट गेटवे। ठीक है भाइयों, तो जिस तरह एक घर के अंदर मेन गेट होता है जहाँ से वो एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट होता है, इसी तरह VPC का भी ये एग्जिट एंट्रेंस पॉइंट है। ये इसको हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। तो इसको पढ़ लेते हैं। एंड इंटरनेट गेटवे परमिट्स कम्युनिकेशन फ्रॉम VPC टू इंटरनेट एंड इंटरनेट टू VPC. It is horizontally scaled to meet traffic needs, be redundant and highly available. तो इसके अंदर क्या होता है, ये हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें। इस रिडंडेंट होता है, हाईली अवेलेबल होता है, कि मतलब ये जो ना डाउन नहीं हो सकता आपका। ठीक है, स्मूथली रन होता है आपके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटरनेट गेटवे जो होता है उसको बनाते भी हैं और उसको अटैच भी करते हैं VPC के साथ। तो दो काम करते हैं हम। VPC को सिर्फ हम क्रिएट करते हैं। जब इंटरनेट गेटवे के ऊपर काम करता है तो इंटरनेट गेटवे को हम बनाते भी हैं, क्रिएट भी करते हैं, उसको अटैच भी करते हैं अपने VPC के साथ। तो ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा जब हम लैब में इसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद ये जो चीज़ें इसको भी रहने दें, इसको मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा लेक्चर के। ठीक है, इसको भी फिलहाल रहने दें। उसके बाद हमारे पास आता है सबनेट्स। हम सबनेट बनाते हैं। सबनेट अब क्या होता है, जिस तरह हम अपने एक प्राइवेट नेटवर्क को, हमारा एक अपना खुद का नेटवर्क होता है, उसको हम डिफरेंट सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह हम अपने VPC को डिफरेंट सब नेट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, सब नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और उस सब नेटवर्क को हम क्लाउड के ऊपर बोलते हैं सबनेट्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरे पास डिफरेंट सबनेट्स हों। लाइक मैं अपने VPC के अंदर कुछ सबनेट बना लेता हूँ। ये मेरा एक सबनेट है, ये मेरा सेकंड सबनेट है, और ये मेरा थर्ड सबनेट है। ठीक है, अब सबनेट की कैसे क्यों बनाते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को प्राइवेट और पब्लिक करने के लिए। अब हो सकता है कि जिस तरह एप्लीकेशंस होती हैं तो उनके मल्टी टीयर आर्किटेक्चर होते हैं, 2 टीयर आर्किटेक्चर होता है, 3 टीयर आर्किटेक्चर होता है।
वहां पे क्या होता है कि जिस तरह आपकी फर्स्ट लेयर के ऊपर वो वेब टीयर चल रहा होता है, वेब एप्लीकेशन चल रही होती है, इसी तरह सेकंड टीयर के ऊपर क्या होता है, सेकंड टीयर के ऊपर आपकी जो एप्लीकेशन टीयर होती है आपकी सेकंड लेयर, जिसमें आपके एप्लीकेशन सर्वर चल रहे होते हैं, और थर्ड टीयर आपका जो है वहाँ पे डेटाबेस आपकी पड़ी होती हैं। ठीक है। तो हम ऑब्वियसली अगर हमारा इस तरह कोई 2 टीयर और 3 टीयर आर्किटेक्चर है जहाँ पे हमारा वेब एप्लीकेशन भी चल रही है, हमारे जो ना ऐप सर्वर भी चल रहे हैं, डेटाबेस भी चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम सबको एक ही सबनेट के अंदर रख दें, उनको उनके लिए अलग अलग सबनेट बनाएंगे। ठीक है, क्यों बनाएंगे? क्योंकि अब जब मैं सबनेट बनाऊंगा तो इसको मैं नाम दे दूंगा मेरा पब्लिक सबनेट है। ये मेरा क्या है? पब्लिक सबनेट। और इसको मैं कह दूंगा ये मेरा प्राइवेट सबनेट है। ठीक है। और इसी तरह ये भी मेरा प्राइवेट सबनेट हो गया। अब होगा क्या? होगा कुछ इस तरह कि मैं जब भी यहाँ पे कोई जो मेरे वेब एप्लीकेशंस होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन टीयर, प्रेजेंटेशन लेयर जिसको हम बोलते हैं, वो मेरे सर्वर यहाँ पे चल रहे होंगे। ठीक है, वो आपके सर्वर भी हो सकते हैं, या वो आपका क्लाउड फ्रंट भी हो सकता है, वो आपके S3 भी हो सकता है, तो उसको मैं पब्लिक सबनेट के अंदर रखूंगा। क्लाउड फ्रंट, ठीक है, या आपके S3 यहाँ पे हो सकता है, या कोई सर्वर चल रहा है तो उसको मैं यहाँ पे रखूंगा। इसी तरह ऐसे सर्वर्स, ऐसे EC2 जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है जिसके ऊपर, उसको आप प्राइवेट सबनेट के अंदर रखोगे, तो यहाँ पे मेरे EC2 चल रहे होंगे। ठीक है। और जो मेरे डेटाबेसेस हैं जहाँ पे डाटा स्टोर होगा एक्चुअली, वो मेरे बैकएंड के ऊपर, प्राइवेट के ऊपर चल रहे होंगे। अब सबको हमने एक ही सबनेट के अंदर क्यों नहीं रखा? क्योंकि ऑब्वियसली जो भी ट्रैफिक आएगी वो डायरेक्टली मेरे डेटाबेस को एक्सेस नहीं करेगी। ठीक है, जो भी ट्रैफिक आएगी वो डायरेक्टली मेरे प्राइवेट सबनेट जो मेरे यहाँ पे सर्वर चल रहे हैं उनको एक्सेस नहीं करेगी। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि हम डेटाबेस को पब्लिक कर दें, क्योंकि जो डेटाबेसेस होती हैं, ये जो हमारे एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं, इनके अंदर हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, तो हम नहीं चाहते कोई भी इसको डायरेक्टली इंटरनेट से एक्सेस कर पाए। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इस लेयर की एक्सेस देते हैं इंटरनेट से, इसको सिर्फ पब्लिक करते हैं, बाकियों को हम प्राइवेट रखते हैं ताकि वहां पे हम सिक्योरली कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, फिर हम पब्लिक को इसके साथ अटैच कर देते हैं और इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। होगा क्या कि जब भी कोई यूजर सर्च करेगा मेरी वेबसाइट, तो वो कहाँ पे आएगा? इस लेयर के ऊपर आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर जो पब्लिक सबनेट के अंदर है। ठीक है। और वहां से फिर वो कहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, एप्लीकेशन से कुछ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से फिर वो डाटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाइयों, मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो है ना, आप यहाँ पे सर्च करते हो, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ Amazon.com, या आप कोई भी इस तरह Facebook.com, अब कुछ भी यहाँ पे सर्च करते हो, ठीक है, जिस तरह यार देखो मेरे पास एक वेबसाइट ओपन हो गई। तो ये जो वेबसाइट है ये क्या है एक्चुअली? ये प्रेजेंटेशन लेयर है। ठीक है, जो उनका पब्लिक सर्वर के अंदर रखी है। देखें, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ आप इसको कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये पब्लिक सबनेट के अंदर है, इसको पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। ठीक है। लेकिन यूजर का जो डाटा है बैकएंड के ऊपर, वो डाटाबेस के ऊपर स्टोर है, हम डायरेक्टली उसको वहां से एक्सेस नहीं कर सकते। अब मुझे क्या करना है, किस कहीं पे क्लिक करना है, ठीक है, कोई चीज मुझे बाय करनी है, तो उसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद उसको जब मैं ऐड कार्ड करूंगा, तो मैं कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा? मैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, जहाँ पे सारे प्रोसेसिंग वाला काम चल रहा होगा। ठीक है। और ये सारा डाटा मुझे कहाँ से फैच हो रहा है? बैकएंड से डाटाबेस के ऊपर अंदर ये सारा डाटा स्टोर है। जो AWS के डाटा सेंटर्स लगे हुए हैं वहाँ पे सारा डाटा बैकएंड के ऊपर स्टोर हो रहा है, मुझे वहां से डाटा रिट्रीव हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह हम भी जब कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं तो हम मल्टी टियर बनाते हैं वहां पे, ताकि कुछ पार्ट को पब्लिक कर दें और कुछ को प्राइवेट कर दें। ठीक है भाइयों, तो इस तरह हम डिफरेंट सबनेट बनाते हैं। तो सबनेट में VPC के अंदर ही बनते हैं, हम अपने VPC को ही सबनेट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ को हम पब्लिक सबनेट कर देते हैं और कुछ को हम प्राइवेट सबनेट कर देते हैं। मैं सबनेट की एग्जांपल एक और तरह से देता हूँ कि फर्ज कर लें आपका घर है। ठीक है, ये घर है आपका, और यहाँ पे जो है ना आपने दीवार की हुई है, क्यों की है? कि यहाँ पे एक गेट है। ठीक है, और यहाँ भी मेन गेट है। अब होगा क्या कि जो भी मेन गेट से एंटर होगा ना आपके घर के अंदर,
हर कोई यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना आपका कोई सिटिंग एरिया है फ्रेंड्स फैमिलीज के लिए, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं जा सकता बैकएंड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये आपकी फैमिली के लिए है। तो यहाँ पे सिर्फ फैमिली के लोग ही जा सकेंगे, तो ये आपने रिजर्व कर दिया फैमिली के लिए, ये हमारा प्राइवेट पार्ट है। ठीक है। लेकिन जो भी यहाँ से आएगा वो यहाँ हर कोई आ सकता है, यहाँ से हम किसी को रोकने से नहीं बैठ सकते, तो ये पब्लिक के लिए है। ठीक है भाइयों। तो इस तरह हम अपने वीपीसी को सेम इसी तरह कुछ पार्ट को हम प्राइवेट कर देते हैं तो कुछ को पब्लिक कर देते हैं, तो वहां पे हम सबनेट क्रिएट करते हैं। तो सबनेट क्या होता है? इट इज अ रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस विद इन द वीपीसी। कि हम जो वीपीसी को एक आईपीआर रेंज देते हैं ना, हमने कल पढ़ा था, एक आईपी रेंज देते हैं सीआईडीआर ब्लॉक, उसी को हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अपने नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स हमने पढ़ा क्या होता है? देर इज वन सबनेट पर अवेलेबिलिटी जोन बिकॉज अ सबनेट कैन नॉट स्पैन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। तो आपका जो एक सबनेट बनेगा ना, आपका जो एक सबनेट बनेगा वो एक ही अवेलेबिलिटी जोन में बनेगा। ठीक है। हमने कल बात की थी, कल हमने क्या बात की थी? कल हमने ये कहा था कि हम जो वीपीसी बनाते हैं, वो वीपीसी हमारा कुछ इस तरह से बनता है कि हमारा उस रीजन के अंदर जहाँ वीपीसी बन रहा होता है, उसके अंदर जितने भी अवेलेबिलिटी जोन्स आ रहे थे उन सबको कवर कर लेता है। ठीक है। मतलब a VPC can span multiple availability zones, but a subnet cannot span multiple availability zone। आप एक सबनेट को एक ही अवेलेबिलिटी जोन बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सबनेट आपका एक अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट है और वही सबनेट जो है ना वो आपका दूसरे अवेलेबिलिटी जोन का भी पार्ट है। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। एक सबनेट मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट नहीं हो सकता, वो एक अवेलेबिलिटी जोन का ही पार्ट होगा। तो यहाँ पे मीन्स आपको ये बताया गया। सर जी। अगर मतलब हमारे इसमें तीन बने हुए अवेलेबिलिटी जोन, तो यानी कि तीन सब अलग अलग सबनेट्स बने हुए हैं। हाँ, आप एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मल्टीपल सबनेट बना सकते हो। हो सकता है मैं यहाँ भी कोई एक और बना दूं, यहाँ भी बना दूं, लेकिन एक सबनेट एक अवेलेबिलिटी जोन में बनेगा, एक सबनेट दो अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक हो गया, यानी कि सारे डेडिकेटेड होंगे फिर। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे हमने उसको बनाया वहीं बनेगा। तो उसमें भी क्या होता है, पब्लिक सबनेट के कुछ ऐसे। अब पब्लिक प्राइवेट का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट का मतलब ये होता है कि जो सबनेट हमारा पब्लिक होगा ना, वो इंटरनेट पे जा सकता है, जो प्राइवेट होगा वो इंटरनेट पे नहीं जा सकता। ठीक है। मतलब हर जो पब्लिक होगा उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है इंटरनेट से, लेकिन जो प्राइवेट पार्ट होगा उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता इंटरनेट से, क्योंकि प्राइवेट सबनेट के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज पड़े होते हैं, जो सर्वर चल रहे होते हैं, उनके पास पब्लिक आईपी होता ही नहीं है। अगर होगा भी तो उसको हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए जो पब्लिक होता है वो इंटरनेट इंटरनेट पे जा सकता है, प्राइवेट इंटरनेट पे नहीं जा सकता, ना कोई उसको इंटरनेट से एक्सेस कर सकता है। लिखा भी हुआ है ट्रैफिक इज नॉट राउटेड टू इंटरनेट, बट यहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिक इज राउटेड टू इंटरनेट। ठीक है भाइयों। तो इसी तरह हमारा जो पब्लिक सबनेट है वो हमारा इंटरनेट पे नहीं जा सकता, और प्राइवेट जो पब्लिक सबनेट है वो इंटरनेट पे जा सकता है, और प्राइवेट सबनेट जो इंटरनेट पे नहीं जा सकता, ना ट्रैफिक वहां से आ सकती है इसके ऊपर। फिर आता है सबनेट साइजिंग। इफ मोर देन वन सबनेट वीपीसी क्रिएटेड द शेडेड ब्लॉक ऑफ द सबनेट कैन नॉट ओवरलैप। यहाँ पे होता क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वीपीसी को जब हम बनाते हैं तो उसको एक नेटवर्क देते हैं, सीआईडीआर ब्लॉक देते हैं। तो सीआईडीआर ब्लॉक देने के बाद हम क्या करते हैं, अ, उसके जो सबनेट होते हैं, ठीक है, उसी को जब हम उसको भी सीआईडीआर ब्लॉक देंगे, जब हम वीपीसी बनाते हैं तो सीआईडीआर ब्लॉक देते हैं, तो जब हम सबनेट बनाएंगे तो उसको भी एक आईपी रेंज देंगे। तो वो आईपी रेंज कहाँ से देंगे? वो आईपी रेंज अपने वीपीसी से देंगे, जो हमने वीपीसी को दी थी ना आईपी रेंज, उसी की सबनेटिंग करके और अपने सबनेट्स को उसको असाइन कर देंगे। तो ये जब मैं आपको लैब करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इनको असाइन किस तरह करते हैं तमाम आईपीस। ठीक है। तो ये बात होगी यहाँ पे। उसके बाद इसको अब फिलहाल रहने दें, अब हम ऊपर चलते हैं, राउट टेबल्स पढ़ते हैं। अब देखें, मैंने वीपीसी भी बना लिया, मैंने पब्लिक सबनेट भी बना लिया, प्राइवेट सबनेट भी मैंने बना लिया। ठीक है। मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ, एक मिनट। ये मेरा वीपीसी है, और यहाँ पे आप अज्यूम कर ले मैंने सिर्फ दो सबनेट ही बनाए हैं। एक मेरा पब्लिक सबनेट है,
और एक मेरा प्राइवेट सबनेट है, और ये बाहर जाने का रास्ता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। ठीक है, ये इंटरनेट गेटवे है। अब ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई सबनेट बनाया, उसको मैंने नाम पब्लिक रख दिया तो पब्लिक हो गया, या मैंने कोई सबनेट बनाया उसका नाम मैंने प्राइवेट दे दिया तो वो प्राइवेट हो गया। ऐसा नहीं होगा। क्या चीज डिफाइन करेगी कि मेरा ये सबनेट पब्लिक है या मेरा सबनेट प्राइवेट है? वो चीज डिफाइन करती है उनकी राउटिंग। हम वहां पे राउटिंग करते हैं। तो राउटिंग के लिए फिर हम क्या करते हैं, राउटिंग के लिए वहां पे हम राउट टेबल्स क्रिएट करते हैं। हम भाइयों वहां पे राउट टेबल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो राउट टेबल्स के अंदर क्या होता है, राउट टेबल्स के अंदर हम एंट्रीज डालते हैं। राउट टेबल्स के अंदर यही तो करते हैं कि जो पब्लिक सबनेट होता है वो इंटरनेट पे जा सकता है तो उसको हम बाहर का रास्ता देते हैं, और प्राइवेट सबनेट इंटरनेट पर नहीं जा सकता तो उसका राउट टेबल अलग बनाते हैं, उसको बाहर का रास्ता हम नहीं बताते। ठीक है, तो पब्लिक सबनेट का राउट टेबल अलग बनेगा। यहाँ पे मैं राउट टेबल बना रहा हूँ। ठीक है। तो मैं एक राउट टेबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं एंट्री डाल दूंगा इंटरनेट गेटवे की, कि मतलब आप इंटरनेट पे जा सकते हो। और इस राउट टेबल को मैं अटैच कर दूंगा अपने पब्लिक सबनेट के साथ। इसी तरह प्राइवेट सबनेट है, उसका राउट टेबल अलग बनेगा, तो उसके अंदर मैं इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं डालूंगा। ऑब्वियसली अगर मैं डाल दी तो उसको बाय का रास्ता पता चल जाएगा, तो फिर फायदा क्या उसको प्राइवेट करने का। ठीक है, तो इसलिए जो प्राइवेट सबनेट होता है उसका राउटेबल अलग बनता है, पब्लिक का अलग बनता है। तो यही चीज राउटेबल जो होते हैं यही डिफाइन करती है कि आपने जो राउटेबल जिस सबनेट के साथ अटैच किया है वो कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट है, तो यही चीज डिफाइन करती है उनको। ठीक है। अब देखें, मैंने इंटरनेट से ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, कोई यूजर है, ऑथोराइज यूजर है, उसने एक्सेस किया मेरी वेबसाइट को, तो मैंने इसकी पब्लिक एक्सेस दी हुई है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक सबनेट के ऊपर। जो मेरा सर्वर चल रहे हैं, जो भी मेरे यहाँ पे चल रही है, वहां पे उसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है। और अगर पब्लिक सबनेट को सर्वर चल रहा है, अगर उसने बाहर जाना है इंटरनेट से, अगर मैंने सर्वर के ऊपर कोई डाउनलोडिंग करनी है, कोई पैचेस अपडेट करने हैं, तो मैं भी यहाँ से जा सकता हूँ। यहाँ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये ओके है। अब इसी तरह जब कोई इंटरनेट से कोई और रिक्वेस्ट आएगी और जो प्राइवेट सबनेट को एक्सेस करने की कोशिश करेगी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको रास्ता ही नहीं पता बाहर जाने का। ठीक है, कोई इसको यहाँ आ ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास पब्लिक आईपी नहीं है। मैंने यहाँ पे इंटरनेट गेटवे की एंट्री डाली नहीं हुई, तो इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे जो EC2 चल रहा है या मेरा यहाँ पे जो सर्वर चल रहा है, वो तो उसको तो जरूरत पड़ेगी इंटरनेट पे जाने की। क्यों जरूरत पड़ेगी आप बताएं? जी भाइयों, अली रजा, बिलाल अहमद, फहीम, हमजा, हुजैफा, आप बताएं कि इस सर्वर को इंटरनेट पे जाने की क्यों जरूरत पड़ेगी? सर अपडेट वगैरह लेने के लिए। हाँ ऑब्वियसली, कि अगर मैंने उसके ऊपर कोई अपडेट करनी है, कोई पैचेस लगाने हैं उसके ऊपर, अगर ठीक है, सिक्योरिटी अपडेट करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे इसको एक्सेस करना पड़ेगा, इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसको जाना पड़ेगा इंटरनेट से, लेकिन इसको तो रास्ता ही नहीं पता बाहर जाने का। फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि इसका जो राउट टेबल है उसके पास तो इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं है, टिकट ही नहीं है उसके पास, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम वहां पे नेट गेटवे का यूज करेंगे। ठीक है भाइयों, हम वहां पे नेट गेटवे का यूज करेंगे। नेट गेटवे से क्या होगा, नेट गेटवे से कुछ इस तरह होगा कि मैं बनाऊंगा नेट गेटवे पब्लिक सबनेट के अंदर। ठीक है, जो नेट गेटवे होता है ना, इसके पास एक पब्लिक आईपी होती है इसकी अपनी, तो मैं इसको बनाता हूँ पब्लिक सबनेट के अंदर, तो यहाँ मेरा नेट गेटवे बनेगा। ठीक है, और मैं इसका जो राउटेबल होगा ना प्राइवेट सबनेट का, वहां पे मैं इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं डालूंगा, वहां पे मैं डालूंगा एंट्री नेट गेटवे की, कि भाई आपने अगर इंटरनेट पे जाना है तो आपने नेट गेटवे से कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है, तो अगर इसने इंटरनेट पे जाना है तो ये जाएगा पहले, सबसे पहले नेट गेटवे के पास, तो फिर नेट गेटवे इसको इंटरनेट पे लेकर जाएगा। तो इस तरह अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पे नेट गेटवे का यूज करते हैं। जी भाई, यहाँ तक समझ आइए आपको? ये होता है नेट गेटवे। नेट गेटवे क्या काम करता है? अ नेट गेटवे परमिट्स इंस्टेंसेस इन द प्राइवेट सबनेट टू कनेक्ट आउटसाइड द VPC, मतलब इंटरनेट। हाउएवर एनीथिंग आउटसाइड द VPC कैन नॉट इनिशिएट अ कनेक्शन। अगर हमने नेट गेटवे बनाया भी है तो बाहर से फिर भी कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन हम इंटरनेट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेट गेटवे हमेशा कहाँ बनता है? नेट गेटवे, आपने चीज याद रखनी है कि जो नेट गेटवे होता है ना,
ये काम प्राइवेट सबनेट के लिए ही करता है। ये देखिए नेट गेटवे है ना, ये काम प्राइवेट सबनेट के लिए ही करेगा, लेकिन इसको हम बनाएंगे कहाँ पे, पब्लिक सबनेट के अंदर। ये आपने याद रखना है, ये हमेशा पब्लिक सबनेट के अंदर ही बनेगा। ठीक है। और उसके बाद जो नेट गेटवे होता है उसके पास उसकी अपनी एक इलास्टिक आईपी होती है, जो एज अ पब्लिक आईपी उसके लिए काम करती है। ठीक है, ताकि वो इंटरनेट पे जा सके। तो इस तरह अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए वहां पे नेट गेटवे का यूज करते हैं। और ये आगे हमारे पास राउट टेबल। अब राउट टेबल के अंदर एंट्री कैसे होती है। राउट टेबल जो होता है ना हमारे पास, उसके अंदर एंट्री ये देखें। अब आपने मुझे बताना है कि फर्ज कर लें मैंने ये राउट टेबल इस तरह बनाते हैं, ये राउट टेबल है जिसके अंदर हम डेस्टिनेशन टारगेट डिफाइन करते हैं। तो मुझे बता सकते हैं राउट टेबल देख के कि ये राउट टेबल पब्लिक सबनेट के लिए है या प्राइवेट सबनेट के लिए है। इसको देखें जरा, या सिर्फ यही एंट्री देख लें, ये वाली एंट्री देख लें। जी भाइयों, ये जो राउट टेबल बना है, ये पब्लिक सबनेट के लिए बना है या प्राइवेट सबनेट के लिए बना है। तो ये प्राइवेट है। यहाँ पे देखें हमने राउट टेबल के अंदर एंट्री कौन सी है, IGW। IGW का मतलब होता है इंटरनेट गेटवे, और ये इंटरनेट गेटवे का डिफॉल्ट आईपी होता है 0.0.0। ठीक है, मतलब इसको मैं अटैच करूंगा अपने पब्लिक सबनेट के साथ। ठीक है भाइयों, तो इसको मैं अटैच करूंगा अपने पब्लिक सबनेट के साथ। तो जो लेकिन जो मेरा प्राइवेट सबनेट के लिए जो मेरा राउटेबल होगा उसके अंदर एंट्री यहाँ पे 0.0 ही होगी, लेकिन यहाँ पे नेट गेटवे होगा, तो यहाँ मैं नेट गेटवे का टारगेट डालूंगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे राउट टेबल के अंदर हम सारी चीजें डिफाइन करते हैं कि डेस्टिनेशन क्या है आपकी, कहाँ पे जाना, टारगेट कौन से है आपका। टारगेट के अंदर नेट गेटवे कोई भी नेटवर्क इंटरफेस है आपका, आप उसको डिफाइन करते हो। और डेस्टिनेशन के अंदर आप क्या करते हो, उसका एड्रेस देते हो। तो ये भी पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमारे पास क्या आया गया, इंटरनेट गेटवे भी हो गया। ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, पब्लिक सबनेट, इट इज एसोसिएटेड विद द राउट टेबल दैट हैज अ राउट टू द इंटरनेट गेटवे। ठीक है, कि जो पब्लिक सबनेट होता है उसके लिए हम एक राउट टेबल बनाते हैं, और राउट टेबल के अंदर एंट्री किसकी करते हैं, इंटरनेट गेटवे की। यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं। और उसकी एंट्री किस तरह करते हैं, उसकी एंट्री डेस्टिनेशन के अंदर हम उसका एड्रेस डालते हैं 0.0, जो इंटरनेट गेटवे का डिफॉल्ट होता है। और टारगेट के अंदर हम इंटरनेट गेटवे का नाम लिखते हैं, जो भी नाम हमने बनाया होगा जिस नेम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं नेटवर्किंग। यहीं से जो ना मोस्ट ऑफ एग्जाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्लाउड प्रैक्टिशनर की मैं बात करूँ तो। ठीक है भाइयों, तो एक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं कि सबसे पहले VPC बनेगा, उसके साथ एक गेटवे अटैच होगा। उसके बाद हमारे पास सबनेट बनेंगे, पब्लिक सबनेट को हम अटैच करेंगे राउट टेबल के साथ, और उसके अंदर एंट्री करेंगे इंटरनेट गेटवे की। लेकिन जो हमारा प्राइवेट सबनेट होगा उसके अंदर उसको उसके लिए भी अलग से राउट टेबल बनेगा, लेकिन उसके अंदर हम इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं डालेंगे, तो उसके अंदर हम नेट गेटवे की एंट्री डालेंगे। तो उसके लिए अलग से नेट गेटवे हम बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद ये तो सारी चीज़ हमने देख ली कि VPC क्या होता है, उसके सारे कंपोनेंट। उसके बाद ना हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप भी आता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये तो आपने पहले भी काफी दफा पढ़ा है कि सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास क्या होता है। A security group it is just like a firewall that act as instance level। कि ये आपकी फायरवॉल होती है जो आपके EC2 लेवल के ऊपर चलती है। ठीक है। आप यहाँ पे दो चीजें आपने याद रखनी है कि दो तरह के फायरवॉल यहाँ पे यूज होती हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे नेटवर्क ACL। ये दोनों फायरवॉल की तरह काम करती हैं हमारे लिए, लेकिन ये अलग अलग लेयर्स के ऊपर काम करती हैं। ठीक है। जो नेटवर्क ACL है, ये नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है, जो हमारे सबनेट्स होते हैं वहां पे काम करती है, उसके ऊपर लगती है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, इट एक्ट एज फायरवॉल एट द सबनेट लेवल। लेकिन जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो भी फायरवॉल की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे देखें
इट एक्ट एज अ EC2 लेवल। तो ये हमारे मशीन के ऊपर लगता है, जो अभी हम आज तक करते रहे हैं, जितने भी हमने EC2 बना के उसके ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करते थे, वो सारे यही सिक्योरिटी ग्रुप होते थे। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंस आपने याद रखना है, सिक्योरिटी ग्रुप और NACL के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, स्टेटफुल होता है। स्टेटफुल का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप्स आर स्टेटफुल। स्टेटफुल मीन्स that if requests from your instance are sent, the response traffic is allowed to flow back regardless of the inbound rules। अब आपको पता होगा कि जब भी हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाते थे तो वहां पे हम क्या करते थे, इनबाउंड रूल को एडिट करते थे। तो अभी तक हमने हमेशा इनबाउंड रूल को ही एडिट किया, कभी हमने आउटबाउंड रूल को एडिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो आउटबाउंड रूल होता है ना, बाय डिफॉल्ट अलाउ होते हैं कि अगर हम जो है ना वो इंटरनेट पे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें, द रिस्पॉन्स ट्रैफिक इज अलाउड टू फ्लो बैक रिगार्डलेस ऑफ द इनबाउंड रूल। कि अगर हम इंटरनेट पे जा रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अपने सर्वर से, तो वो रिक्वेस्ट वापस भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपने इनबाउंड रूल के अंदर कोई भी आपने किसी को आपने अलाउ किया है, तो आपको उसको आउटबाउंड के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। तो ये भी एक डिफरेंस होता है कि सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमेशा इनबाउंड रूल को एडिट करते हैं, लेकिन जो हमारा नेटवर्क ACL होता है, नेटवर्क ACL के अंदर हम इनबाउंड रूल को भी एडिट करते हैं और हम यहाँ पे आउटबाउंड रूल को भी एडिट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेटलेस। जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो स्टेटफुल होता है, हमारा NACL स्टेटलेस होता है। तो स्टेटलेस का मतलब ये होता है, ट्रैफिक दैट इज लेट आउट मस्ट बी लेट बैक इन। कि अगर आप कोई ट्रैफिक भेज रहे हो इंटरनेट के ऊपर, तो आपने उसको अलाउ भी करना है कि वापस भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो है ना, इसको हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर नहीं करते हैं, क्योंकि वहां बाय डिफॉल्ट जो इनबाउंड ट्रैफिक होती है वो क्या होती है, अलाउ होती है। अब दूसरी चीज, एक तो ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस याद रखना है आपने, एग्जाम के अंदर डिफरेंस पूछे जाते हैं इसके। सिक्योरिटी ग्रुप ACL के पहला डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है, इट एक्ट एज अ इंस्टेंस लेवल। लेकिन जो नेटवर्क ACL होता है, इट एक्ट एज अ नेटवर्क लेवल या सबनेट लेवल। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, दूसरा डिफरेंस ये होता है, सिक्योरिटी ग्रुप इज स्टेटफुल बट नेटवर्क ACL इज स्टेटलेस। ये डिफरेंस होता है। तीसरा डिफरेंस क्या होता है, तीसरा डिफरेंस हम डिफरेंशिएटिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफॉल्ट बिहेवियर। इसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, अब उसकी बात कर लेते हैं। डिफॉल्ट बिहेवियर का मतलब ये होता है कि भाई ये देखें जरा, ये देखें, आ सिक्योरिटी ग्रुप ब्लॉक्स ऑल ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट। ये फर्ज कर लें आपने कोई EC2 बना लिया है, EC2 बनाने के बाद आपने उस EC2 को बिना किसी सिक्योरिटी ग्रुप के बना दिया, उसके ऊपर आपने कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इंटरनेट से कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब बाय डिफॉल्ट वो तमाम इनबाउंड ट्रैफिक को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी आपको सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि सिक्योरिटी ग्रुप का डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि इनबाउंड ट्रैफिक को, इनबाउंड का मतलब क्या होता है कि जो इंटरनेट से आ रही है ट्रैफिक, इनबाउंड को ये ब्लॉक करता है, आउटबाउंड को ये अलाउ करता है। ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारे पास जो हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना भाइयों, सिक्योरिटी सिक्योरिटी ग्रुप जो हमारे पास होता है, सिक्योरिटी ग्रुप का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो क्या होता है, ब्लॉक ऑल इनकमिंग ट्रैफिक या इनबाउंड ट्रैफिक, इनबाउंड बोल रहे हैं या इनकमिंग ट्रैफिक बोल रहे हैं, ठीक है, जो इंटरनेट से आ रही है, बट अलाउ ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक या आउटगोइंग ट्रैफिक के हम इंटरनेट पे जा सकते हैं। उसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि अगर आपने एक सर्वर बना लिया, उसके ऊपर आपने सिक्योरिटी ग्रुप नहीं लगाया, तो सर्वर डिफॉल्ट इस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई, अगर हम नेटवर्क ECL की बात करें, नेटवर्क ECL के अंदर क्या होता है, नेटवर्क ECL का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो क्या होता है, अलाउ इनकमिंग, अलाउ आउट आउटगोइंग या आउटबाउंड बोल लें। ठीक है, ये इनकमिंग और आउटबाउंड दोनों को अलाउ करता है।
ठीक है, यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक जो है यहाँ पे क्या होती है, ब्लॉक नहीं होती। तो अगर आप ब्लॉक करना चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन ये हम अभी पढ़ रहे हैं डिफॉल्ट बिहेवियर के बारे में। तो डिफॉल्ट बिहेवियर दोनों का इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिफॉल्ट बिहेवियर। ठीक है, तो ये डिफरेंस अपन याद रख रहे हैं। आपसे ये पूछ लेते हैं कि जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, और जो हमारे पास नेटवर्क एसीएल होता है उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। डिफॉल्ट में क्या होता है, इट अलाउ ऑल ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट, यू कैन क्रिएट रूल्स टू अलाउ और डिनाई ट्रैफिक। कि यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों को ही क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, बट कस्टम में क्या होता है, कस्टम में आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, आप उसको अलाउ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है। अभी क्योंकि हम उसको तो थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, तो अभी इसकी हम लैब भी परफॉर्म करेंगे कल की क्लास के अंदर, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको स्टडी करना, जितना भी हमने पढ़ लिया है स्टडी अच्छे से करें। और करने के बाद जब आप स्टडी करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा हम इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको ज़रा फेमिलियर हो जाएंगे, तो फिर आप इजीली उसको परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो एक्चुअली इस तरह का आर्किटेक्चर होता है, देखेंगे वीपीसी बना हुआ है, वीपीसी के अंदर दो सबनेट है, एक पब्लिक सबनेट है, एक प्राइवेट सबनेट है। ठीक है, और एक सर्वर मैंने पब्लिक सर्वर के अंदर बनाया हुआ है, और दूसरा सर्वर मैंने प्राइवेट सर्वर के अंदर बनाया हुआ है। और इसी तरह मैंने उसकी राउटिंग भी की होगी कि जो पब्लिक सबनेट होगा वो इंटरनेट पे जा सकता है, लेकिन जो प्राइवेट सबनेट होता है वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने नेट गेटवे का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह आप यहाँ पे जो है ना वो करेंगे, हम ये कल लैब को परफॉर्म करेंगे, पूरी फुल एंड फ्लेज लैब इसकी परफॉर्म करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सारी सर्विसेज होती हैं जिनको आप वीपीसी के अंदर बना सकते हो, जिस तरह हमारे पास इलास्टिक बीन स्टॉक होता है, EC2 होता है, डायनामो डीबी, हमारे पास जितनी भी डेटाबेसेस होती हैं, RDS, डायनामो डीबी, वो सारी चीज़ें, इलास्टिक लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, ये सारी सर्विसेज हम पढ़ेंगे भी, लेकिन इन सबको कहाँ क्रिएट किया जाता है, इनको वीपीसी के साथ मिला के यूज़ किया जाता है, इनको वीपीसी के अंदर डिप्लॉय किया जाता है इन सारी सर्विसेज को। ठीक है, लेकिन इसको फिलहाल अभी नहीं पढ़ रहे कि क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ज़रा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी भाइयों, तो यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया। आज हमने वीपीसी पढ़ लिया और उसके कंपोनेंट पढ़ लिए। आपने सिर्फ उसको रीड करना है, और रीड करने के बाद उसको मल्टीपल टाइम रीड कर लिया करें। तो उसके बाद इंशाल्लाह कल हम इसकी लैब जब परफॉर्म करेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे।